हेलो दोस्तों, मैं अंशुल गुप्ता, आपका जीके जीएस का साथी। दोस्तों, क्या हाल है? बढ़िया। दोस्तों, पिछली दो वीडियो में हमने डिस्कस करा भारत के संविधान मौलिक अधिकार भाग 3 पर, और हम पिछली वीडियो तक पहुंच गए थे अनुच्छेद 17 तक। दोस्तों, हमने जाना कि भाई मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, क्या उनका इतिहास रहा, दुनिया में कैसे मौलिक अधिकार आए, और काफी चर्चा करी भारत में किसने मौलिक अधिकारों की डिमांड करी, भारत में कैसे मौलिक अधिकार जोड़े गए, कौन सा मौलिक अधिकार था जिसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया, क्यों हटाया गया, वो भी हमने चर्चा करी। उसके बाद हमने अनुच्छेद 12 और 13 पर चर्चा करी। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, उनमें हमने पहला मौलिक अधिकार जो कि समानता का मौलिक अधिकार था, अनुच्छेद 14 से 18 तक था, उसमें अनुच्छेद 14 से 17 तक की कहानी पड़ी। आज अनुच्छेद 18 से आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाओ, जिससे मेरी वीडियो आपके पास पहले से पहले पहुंचे। दोस्तों, जितना ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे उतनी अच्छी वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूंगा। दोस्तों, आज बात करते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 यानी उसमें है उपाधियों का अंत। मतलब क्या कि वो उसकी भाषा क्या लिखी है कि कोई भी भारत का नागरिक भारत सरकार या भारतीय सेना के द्वारा प्रदत्त किसी भी उपाधि के अतिरिक्त अन्य कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। मतलब क्या है कि भाई जैसे पहले अपने आप राजा और महाराजा किसी भी तरह की उपाधि दे दिया करते थे, रजवाड़े हुआ करते थे, उपाधि दे दिया करते थे, लेकिन अब केवल जो भारत सरकार और भारतीय सेना उपाधि देगी उसी उपाधि को मान्यता मिलेगी। अच्छा, और देखिए अगर भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी इसी अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। देखिए, लेकिन क्या जो विदेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है और कोई भारतीय नागरिक अगर उस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को लेना चाहे तो कैसे लेगा? क्योंकि वो भारत की सरकार थोड़ी दे रही है, वो विदेशी सरकार दे रही है, लेकिन उसके भारत की सरकार भारतीय सेना के अतिरिक्त कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तो फिर सर्वोच्च विदेशी नागरिक पुरस्कार कैसे लिया जाता है? भाई अगर किसी भारतीय को किसी अन्य देश का कोई सर्वोच्च नागरिक सम्मान या किसी भी तरह की उपाधि दी जाती है तो पहले उस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति से क्या करना होता है? अनुमति लेनी होती है। तब उसके पश्चात वो क्या करता है कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को प्राप्त करता है किसी अन्य देश का। दोस्तों, अभी मैंने डिस्कस करा भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, सब इसके इतिहास पर भी प्रकाश डालते हैं, इसे भी यही खत्म करते हैं। देखिए, भारत रत्न अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है, जिसकी आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है। किसके? पीपल का जो पत्ते होते हैं उसके समान होती है, और वो किसका बना होता है? कांस्य धातु का बना होता है, और उस पर देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। और जो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, और साथ में कांस्य का बना पदक दिया जाता है। दोस्तों, भारत रत्न के लिए कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। बच्चों, अगर हम इसी में आगे आपसे बात करें कि भाई भारत रत्न की सिफारिश कौन करता है, तो भारत रत्न की सिफारिश के लिए कोई समिति नहीं होती है, लेकिन गृह मंत्रालय कुछ ना कुछ अनुशंसा देता है, और उसकी अनुशंसा पर भारत के प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति से भारत रत्न के लिए क्या करते हैं? सिफारिश करते हैं, और तब भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात भारत रत्न दिया जाता है। और भारत रत्न प्राप्त करता जो व्यक्ति होता है उसको राज्य अतिथि के रूप में दर्जा मिलता है कि अगर कहीं पर भी कोई भी सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं तो उस राज्य का वो विशेष अतिथि होगा जिस राज्य में वो दौरा करेगा, और जितने भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो भी कार्यक्रम होते हैं वहां पर उन्हें विशेष अतिथि के तौर पर निमंत्रण दिया जाता है। ये वरीयता क्रम में बहुत ऊंचाई पर रहते हैं भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति जो होते हैं। अब बात करते हैं भारत रत्न कब शुरू हुआ। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न शुरू हुआ, और सबसे पहले 3 व्यक्ति हमारे दूसरे
राष्ट्रपति प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और सी राजगोपालाचारी जी, और उसके अलावा हमारे वैज्ञानिक को सीवी रमन जी, इन तीनों को भारत रत्न मिला था। इन तीनों में से भी सबसे पहले जो भारत रत्न लिया था वो लेने वाले कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और देखिए मरणोपरांत जो भारत रत्न मिला है वो सबसे पहले हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। और भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम जो महिला थी वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और अगर यही बात करें दूसरी महिला जिन्हें भारत रत्न मिला था वे कौन थी? वे मदर टेरेसा थी। दोस्तों अगर बात करें भारत रत्न के बारे में इतिहास में कि सबसे कम आयु में भारत रत्न किसको मिला, तो सबसे कम आयु में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर थे 40 वर्ष की आयु में। और सबसे ज्यादा आयु 100 वर्ष की आयु, देखिए यहाँ पर एक बात बता रहा हूं, जीवित अवस्था में धोंडो केशव कर्वे जिनको 100 वर्ष की आयु में 1958 में वे जीवित व्यक्ति थे, उनको भारत रत्न मिला था। लेकिन 2019 में नानाजी देशमुख जो जिन्हें मरणोपरांत उनके 102वें जन्मदिन पर भारत रत्न दिया गया था। मरणोपरांत सबसे अधिक आयु में नानाजी देशमुख उनके 102वें जन्मदिन पर, और जीवित अवस्था में जो भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे 1958 में धोंडो केशव कर्वे थे जो समाज सुधारक थे। दोस्तों एक साल में अधिकतम 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा सकता है। और देखिए पिछले वर्ष 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया, एम.एस. स्वामीनाथन और उसके अलावा चौधरी चरण सिंह जी, पी.वी. नरसिम्हा राव जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, और इन सबको मिला था भारत रत्न, और कर्पूरी ठाकुर जी को, इन 5 व्यक्तियों को भारत रत्न 2024 में दिया गया था। तो अनुच्छेद 18 की कहानी यही है। अब हम बात करते हैं दूसरा मौलिक अधिकार। दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, वो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। और बच्चों ये जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है इसकी क्या खास बात है? देखिए अनुच्छेद 19 जिसमें हमने 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया है, और ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 ए, बी, सी, डी, ई, एफ में इस तरह से विभाजित है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं अनुच्छेद 19 में क्या है। अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी वाला अनुच्छेद। अभिव्यक्ति मतलब किसी भी उसको अपने विचारों को प्रकट करने की जो आजादी है वो अनुच्छेद 19 ए में ही है। और बच्चों अगर इसी में हम आगे बात करें अनुच्छेद 19 ए को प्रेस की आजादी का अनुच्छेद भी कहा जाता है। और देखिए मैं भारत का नागरिक हूं तो मुझे बोलने की, मुझे भाषण देने की, मुझे विचारों को प्रकट करने की जो आजादी दी गई है वो मेरे अनुच्छेद 19 से मौलिक अधिकार में ही दी गई है। और देखिए अनुच्छेद 19 ए के पहले एक भाग के पार्ट में एक चीज और जोड़ी गई है, सूचना का अधिकार अधिनियम। ये भी एक मौलिक अधिकार ही है। और देखिए जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 1976 का जो फैसला था उसके बाद 2005 में 12 अक्टूबर को ये शुरू हुआ था। और बच्चों सूचना के अधिकार अधिनियम पर हस्ताक्षर करने वाले जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। उन्होंने 15 जून 2005 को सूचना के अधिकार अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। बच्चों अगर इसी में हम आपसे डिस्कस आगे करें कि ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है बच्चों इसके बारे में आगे डिस्कस करें तो दुनिया में सबसे पहला जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो 1766 में स्वीडन में लागू हुआ था। और भारत में 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। दोस्तों अगर इसमें आगे बात करें भारत के जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसमें जो सबसे बड़े, अगर सूचना आयोग की बात करें तो उसके जो सबसे बड़े अधिकारी है मुख्य सूचना आयोग, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त एक समिति जिसमें कौन होते हैं?
भारत के प्रधानमंत्री, और उसमें भारत उसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, और उसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, और उसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। ये समिति मिलकर भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करती है। और राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त एक समिति, जिसमें राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य की जो सरकार है उसका कैबिनेट मंत्री और राज्य की विधानसभा में विपक्ष के नेता करता है। दोस्तों, ये जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वही होता है। और अगर हम बात करें भारत के जो पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे उनका नाम क्या था? वजाहत हबीबुल्ला। भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। और जबकि वर्तमान में जो मुख्य सूचना आयुक्त है उनका क्या नाम है? हीरालाल जे सांवरिया। और बच्चों, अब बात करते हैं अनुच्छेद 19B की। अनुच्छेद 19B क्या कहता है? कि भाई शांतिपूर्वक बिना किसी शस्त्र के कोई भी धार्मिक जुलूस निकालने की स्वतंत्रता। देखिए, अगर मैं भारत का नागरिक हूं तो मैं बिना किसी शस्त्र के कोई भी धार्मिक जुलूस निकाल सकता हूं, लेकिन इस एक अनुच्छेद का अपवाद है सिख धर्म। देखिए, सिख धर्म को कोई भी धार्मिक जुलूस निकालेगा तो उससे सिख धर्म के लोग अपने पास क्या रखते हैं? कटारी रखते हैं, एक छोटी सी, है ना। तो वो इसका अनुच्छेद का अपवाद है। अनुच्छेद 19C क्या कहता है? कि मैं भारत का नागरिक हूं तो मुझे कोई भी संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है। मैं कोई भी संघ या यूनियन बना सकता हूं। जबकि अनुच्छेद 19D क्या कहता है? अनुच्छेद 19D कहता है कि भारत में 24 घंटे कहीं पर भी घूमने की पूरी स्वतंत्रता। लेकिन देखिए, इसमें भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर हम नहीं घूम सकते, लेकिन भारत की टेरिटरी में फिर भी घूमने की हमको स्वतंत्रता है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 19E की, तो अनुच्छेद 19C क्या कहता है? कि भाई भारत में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता। हालांकि 31 अक्टूबर 2019 तक ऐसा नहीं था, जम्मू कश्मीर इसका अपवाद हुआ करता था। लेकिन आज जब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया और वहां से धारा 370 हटा दी गई, तो भारत का कोई भी नागरिक वहां पर भी निवास कर सकता है। और अनुच्छेद 19 क्या कहता है? कि अगर मैं भारत का नागरिक हूं तो मैं अपना जीवन चलाने के लिए कोई भी रोजगार या व्यवसाय अपनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हूं। अनुच्छेद 20, अगर बच्चों हम अनुच्छेद 20 के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 20 दोष निवारण की सिद्धि से संबंधित है और इसमें 3 प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के निवारण से संबंधित प्रावधान है और इसमें तीन प्रावधान दिए गए हैं। पहला प्रावधान क्या कहता है? कि भाई एक व्यक्ति को एक अपराध की केवल एक ही बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को 2-2, 3-3 बार हम सजा दे दें, ऐसा नहीं होता है। दूसरा प्रावधान क्या कहता है? अपराध करते वक्त जो कानून था व्यक्ति को उसी कानून के तहत सजा मिलेगी। और तीसरा प्रावधान क्या कहता है? कि एक व्यक्ति को अपने बचाव का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाएगा। पूर्ण अवसर प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 21, बच्चों अगर हम अनुच्छेद 21 के बारे में बात करें, इसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता वाला अनुच्छेद कहा जाता है। कौन सा अनुच्छेद कहा जाता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता वाला अनुच्छेद। और देखिए कि मतलब क्या है कि अगर मैं भारत का नागरिक हूं तो मुझे अपने दैनिक जीवन जीने के लिए क्या है? कुछ चीजों की आवश्यकता है और जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। इवन आपातकाल इमरजेंसी के टाइम पर भी यह अनुच्छेद कोई मुझसे नहीं छीन सकता है। बच्चों अनुच्छेद 21 की कुछ प्रमुख बातें कैसी हैं? देखिए कि भाई मैं भारत का नागरिक हूं तो मुझे स्वच्छ वायु लेने का अधिकार है, मुझे स्वच्छ पेयजल का अधिकार है, मुझे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, मुझे अच्छी सड़कों का अधिकार है, मुझे बिजली पाने का अधिकार है, मुझे चिकित्सा पाने का अधिकार है। और देखिए अगर कोई लावारिस लाश है तो उसके दाह संस्कार का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में ही है। और बच्चों विदेश जाने का अधिकार, प्रेम विवाह का अधिकार, यह अनुच्छेद 21 में की ही प्रमुख बात है। बच्चों अगर हम बात करें 2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को निजता का अधिकार की भी कहा है
कि मतलब कोई भी व्यक्ति आपसे बिना आपकी अनुमति के कोई भी आपकी निजता को नहीं छीन सकता है। अगर देखिए कोई भी अगर कंपनी आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स लेती है, कहीं बैंक में देते हो, कहीं मोबाइल कंपनियों में देते हो, तो बिना आपकी अनुमति के आपका डाटा कोई भी नहीं ले सकता है। जो उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, अनुच्छेद 21 से इसमें जोड़ा गया। 31 दिसंबर 2002 को 86वां संविधान संशोधन हुआ था और वो क्या था, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों की अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। और 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों की जो अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा है वो कौन दिलवाएगी, सरकार दिलवाएगी। लेकिन गार्जियंस का, अभिभावकों का फर्ज क्या होगा कि अपने बच्चों को वे विद्यालय भेजेंगे। बच्चों अनुच्छेद 22 देखिए, गिरफ्तारी से संबंधित कुछ दशाओं में क्या है, छूट का प्रावधान है और इस पर हम चर्चा कल जो अगली वीडियो आएगी, आज तो तीसरी वीडियो है, जो चौथी वीडियो हम बनाएंगे उसमें चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज ये जो वीडियो है, मेरी इस वीडियो में मौलिक अधिकारों पर अनुच्छेद 18 से लेकर अनुच्छेद 21 तक चर्चा हुई। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अगली वीडियो को मैं बहुत जल्दी आपके पास लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।